गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आज की एप्लीकेशन है तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्सेस। संकुल यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है या क्रिस्टल फील्ड क्या बोलते हैं हम उसको, स्टेबलाइजेशन एनर्जी या डेल्टा ओ या डेल्टा टी का मान किस किस पर डिपेंड करता है? मेटल आयन के चार्ज व साइज पर, सेकेंड लिगेंड के आकार या साइज पर, या वह लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ से ही, जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताई थी, कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे कौन से वीक लिगेंड होंगे, उस आधार पर ही डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग में जो एनर्जी मुक्त होती है उसे हम डेल्टा ओ या डेल्टा टी या डेल्टा एसपी कहते हैं। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, टी मतलब टेट्राहेड्रल, एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाने पर अधिक मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है, इसलिए ये ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो क्या शेप होगी इसकी? अष्टफल की, बीच में मेटल, लिगेंड 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 लिगेंड। टेट्राहेड्रल में मेटल एल एल एल। स्क्वायर प्लेनर बीच में एक मेटल, चारों तरफ 4 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो हरदम ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, क्योंकि 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनने में एनर्जी मुक्त होती है और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाएंगे। विशेष परिस्थितियों में ही वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब जो D8 विन्यास वाला, जिस मेटल आयन का विन्यास D8 होता है, वो विशेष परिस्थितियों में क्या होने लगता है? उसमें D8 हम क्या बनाते हैं? D8 वाला कॉम्प्लेक्स हरदम क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हम जानते हैं यदि D8 विन्यास वाला हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। हम जानते हैं T2G6 और क्या होगा? EG2। T2G6 में 3 कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं? DXY, DYZ, DZX। EG में DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। लेकिन जब D8 विन्यास वाला मेटल आयन कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो DZ स्क्वायर की एनर्जी कम और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? DZ स्क्वायर में। DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर हमारा क्या रहता है? खाली रहता है। इसके कैसी शेप होती है इसकी? 1 2 3 4। इसकी चारों पर ये क्या है? DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर के जो भी लूप्स हैं, ये है तुम्हारी +X -X +Y -Y में 4 लिगेंड आ जाते हैं और कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं? स्क्वायर प्लेनर ML4।
तो जितने भी D8 विन्यास वाले यौगिक हैं उसमें क्या बनाते हैं ये स्क्वायर प्लेनर। लिगेंड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा DZ² की एनर्जी कम हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। DX² - Y² कक्षक क्या रहेगा तुम्हारा खाली रहेगा। उस खाली के अंदर 4 लिगेंड आ जाएंगे और क्या बना लेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यदि लिगेंड हमारा की साइज बड़ी, लिगेंड वीक होगा और आकार भी उसका कैसा होगा बड़ा, लिगेंड की नेचर वीक होगी और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और जिन कॉम्प्लेक्सेस में D0 विन्यास, D5, D10 उन सबकी CFSC की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जबकि जिन मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D1 या D6 होता है उसमें से भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफी कम होती है। इसलिए D1 और D6 आयन वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या बनाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। अब जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ज्योमेट्री हम CFT के आधार पर किसके आधार पर समझा सकते हैं मेटल व लिगेंड की प्रकृति पर। मेटल की क्या चीज होनी चाहिए साइज और चार्ज, लिगेंड की भी साइज और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। यदि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होगी d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो उसमें स्प्लिटिंग कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे वीक लिगेंड बोलेंगे। अब हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर ही हम पहले हमने D8 का बताया, अब जो D9 आयन है उसकी भी ज्योमेट्री क्या होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पाई जाती है। कैसी ज्योमेट्री होती है उसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत चतुष्फलकीय होती है, विकृत अष्टफलकीय। तो हम उसकी ज्योमेट्री को क्या नाम दे सकते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं हम इसको टेट्रागोनल। जब कॉपर 2 क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें कॉपर Na3 2 पॉजिटिव। क्या होगा कॉपर का 3D10 4S1, कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हो गया 3D9। तो जिस मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन 3D9 होता है उसमें जो भी ज्योमेट्री होती है वो होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या हम उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। अब जब टेट्रागोनल ज्योमेट्री कब होगी जब मेटल बीच में है और 4 लिगेंड है 1 2 3 4 और 5 और 6। ये एक्सिस हमने माना x, ये माना y और ये माना मैंने z। कौन कौन से एक्सिस माने हमने x, y और z। जो x लिगेंड पर x एक्सिस पर जो दो लिगेंड हैं यदि हम उनकी क्या बढ़ा देते हैं ये बंद लंबाई मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इन x और y मेटल लिगेंड बॉन्ड से ज्यादा होगी तो ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा डिस्टॉर्टेशन आ जाएगा। यदि डिस्टॉर्टेशन आ जाएगा तो जो z एक्सिस पर जो भी मेटल ऑर्बिटल मेटल के d ऑर्बिटल प्रेजेंट है उन सब की क्या हो जाएगी एनर्जी कम हो जाएगी या पहले d ऑर्बिटल की क्या होगी स्प्लिटिंग होगी। फिर यदि वापस से T2G और EG की वापस से स्प्लिटिंग होती है उससे अधिक एनर्जी मिलेगी और उस प्रभाव को हम बोलेंगे जॉन टेलर इफेक्ट। क्या बोला मैंने जैसे ही किसी मेटल आयन के पास लिगेंड आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो वो किसमें ऑक्टाहेड्रल है तो T2G की एनर्जी कम EG की ज्यादा। इससे जो भी एनर्जी मुक्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। यदि इसको वापस से कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाना है और वापस से T2G और EG के कक्षकों में वापस से पुनः स्प्लिटिंग होगी इस प्रभाव से हम अतिरिक्त और एनर्जी मिलेगी और इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे जॉन टेलर प्रभाव। इसके कारण ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की ज्योमेट्री हम क्या मानते हैं टेट्रागोनल या विकृत चतुष्फलकीय। अब जो D9 आयन है उसकी ज्योमेट्री विकृत अष्टफलकीय या क्या पाई जाती है
टेट्रागोनल। इसका रीजन कौन सा प्रभाव है? जॉन टेलर प्रभाव। इस टेट्रागोनल ज्योमेट्री में जो लिगेंड जेड एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं उसमें मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और एक्स वाई लिगेंड या मेटल लिगेंड की बंध लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो जेड एक्सिस पर लिगेंड प्रेजेंट होंगे उन सब की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम इसको किसका एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं? D9 copper 2 positive ion, the configuration is 3D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 3D9 ion of degenerate d orbital of copper 2 positive ion। अब जैसे इसके पास कोई लिगेंड आता है, चाहे स्ट्रॉन्ग आए वीक आए, इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे नीचे किसकी एनर्जी होगी? T2G और ऊपर Eg। कौन सी स्प्लिटिंग बना रही है मैडम? पहले ऑक्टाहाइड्रल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या बोलेंगे हम इसको? DXY DYZ DZX। इसको क्या बोलेंगे हम? DZ स्क्वायर और इसको बोलेंगे DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। अब हमने क्या हुआ इसके बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो एनर्जी मुक्त हुई इसको हमने क्या नाम दिया? डेल्टा O। अब इसके बाद भी यदि T2G की एनर्जी क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग। यहां पर क्या बनेगा? DZ स्क्वायर, यहां बनेगा DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, यहां क्या बनेगा? DYZ एंड DZX, यहां क्या बनेगा? DXY। ठीक है, जो भी मैंने स्प्लिटिंग की उसमें मेटल पर जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है उन सब की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारा D9 है, कितने ऑर्बिटल्स हैं ऊपर? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन में पहले क्या होगा? 1, इसकी एनर्जी कम है माइनस बीटा, इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है? प्लस बीटा। T2G में सारे इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित हैं, इसलिए कोई भी एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता है। केवल जो Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या होगा? CFSC इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कितना आएगा? -2 बीटा प्लस बीटा। क्या निकली? माइनस। तो CFSC की वैल्यू क्या निकली इसमें? माइनस बीटा। इसलिए जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है ये स्टेबल क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ जॉन टेलर प्रभाव। यहां पर हरदम एनर्जी d ऑर्बिटल में जैसे कोई लिगेंड आएगा इसकी स्प्लिटिंग होगी, यदि पुनः इसकी स्प्लिटिंग होती है तो अधिक स्थायीकरण ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम क्या बोलेंगे? जॉन टेलर इफेक्ट। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें लास्ट एप्लीकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संकुल यौगिकों की रंगों की व्याख्या या कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स कलरफुल या कलरलेस, रंगीन या रंगहीन, इस बात पर निर्भर करता है यदि वो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन का अवशोषण यदि वो विजिबल रीजन में होता है, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी किस कान से? विजिबल रीजन से,
और यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को पाके किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। वापस से यदि वो इलेक्ट्रॉन, यदि वो प्रकाश वापस से लौटेगा तो वो हमें कैसा नजर आएगा, कलरफुल। तो जो भी पदार्थ अवशोषित या विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो कंपाउंड हमें कॉम्प्लेक्स कैसे नजर आएंगे, कलरफुल। तो वो ही कंपाउंड हमें पदार्थ रंगीन दिखाई देते हैं जो विजिबल रीजन, कौन सा विजिबल रीजन है, 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं अपन, विजिबल रीजन। इस विजिबल रीजन में हम क्या देखते हैं, VIBGYOR। हम जानते हैं ऐसे जब जाते हैं एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती है, इनकी कम होने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी रेज होती है, हम देखते हैं कॉस्मिक रे सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद एक्स रे, फिर उसके बाद गामा रे, उसके बाद यूवी रे के बाद विजिबल रीजन और उसके बाद IR रीजन। अब एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। यदि एनर्जी कम होगी तो अपने आप E इज इक्वल टू क्या होगा, h न्यू, E इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा। तो जिसकी एनर्जी कम होगी, मान लो इसकी एनर्जी कम है, तो इसकी यदि इस कलर की यदि एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि प्लैंक इक्वेशन यही कहता था। तो ये वाले जो कलर होते हैं ये तीन, इन सब की तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है इससे, तो इनकी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। जो इस पदार्थ इस रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा मान लो, तो वो हमें इन कलर्स में नजर आएगा। और ये जो कलर हम अपनी आंखों से देखते हैं, इन कलर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यही किसी भी कॉम्प्लेक्स के एक्चुअल कलर होते हैं, या ट्रांसमिट लाइट के कारण जो रंग दिखता है हमें अपनी आंखों से, वो उसका पूरक रंग या उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन। जब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1, किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले T2g1 Eg0 में। जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, ये T2g का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कहां चला गया, Eg में। ये क्या हुआ यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज dd ट्रांजिशन। इस 3d1 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये T2g और Eg में जाता है, इस 3d1 के लिए ये यदि वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, हरदम जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब होती है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, ट्रांसमिट की अलग होती है। तो जब पदार्थ 5000 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन कलर। और जब वो वापस से टकराएगा या वापस से लौटेगा तो उसका रंग हमें कैसा नजर आएगा, वॉयलेट। तो एब्जॉर्ब कलर और ट्रांसमिटेड कलर दोनों अलग अलग होते हैं। एब्जॉर्ब कलर की जो वेवलेंथ होगी, मान लो 5000 है तो वो ग्रीन है और दिख कैसा रहा है, वॉयलेट। और यदि वो रेड है तो हमें कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर होगा। तो ये सब वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट पर डिपेंड करता है। दोनों के कलर, एब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के दोनों के कलर अलग अलग होते हैं। तो जो भी कंपाउंड विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, वो ही कंपाउंड हमें कलरफुल नजर आते हैं। और कौन से कलर होते हैं विजिबल रीजन में, हमें दृश्य क्षेत्र से विबग्योर 7 कलर। यदि हम 7 कलर्स को मिला देंगे तो हमें क्या दिखेगा, व्हाइट कलर। कैसे दिखाई देगा, श्वेत। अब कोई भी कंपाउंड हमें कलरफुल कब नजर आएगा, उसके लिए हमने 2 रीजन देखे। फर्स्ट हम जानते हैं कोई भी यौगिकों में रंगों के कारण 2 कारण होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण। सेकेंड, रंगों का कारण होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा।
सबसे पहले हम किसी भी पदार्थ में रंगों के कारण को किससे समझा सकते हैं? डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन डी मतलब डी ऑर्बिटल कितना होता है? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके पास कोई लीगेंट आता है, इसकी यदि ऑक्टाहेड्रल है, 2 में स्प्लिटिंग हो जाती है। नीचे वाला जिसकी एनर्जी कम होती है वो होता है T2G, ऊपर वाला जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको होते कहलाते हैं EG। हम इसका डी ट्रांजिशन का एग्जाम्पल क्या पढ़ सकते हैं? टाइटेनियम H2O का 6 3 पॉजिटिव। अब इसका विन्यास है 3D1, एक इलेक्ट्रॉन है 3D1 ऑफ टाइटेनियम +3 आयन। जैसे इसके पास वाटर जैसे 6 लिगेंड आए, इसकी स्प्लिटिंग हो गई। अब 3D1 में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो किधर आ गया? T2G1 EG0। जब ये इलेक्ट्रॉन T2G1 EG0 में है, लाइट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं दी। जैसे ही हमने इसको लाइट या एनर्जी दी E=h न्यू और वेवलेंथ दी अपन ने इसको 5000 एंगस्ट्रॉन। जब ये कॉम्प्लेक्स 5000 एंगस्ट्रॉन की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर। जैसे ये इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी पाकर इसका ट्रांजिशन कहाँ हो जाएगा? EG1 में। ये क्या हो जाएगा? T2G0 EG1। मतलब इलेक्ट्रॉन D से D में जा रहा है। जब इसने एनर्जी ली तो क्या बोलेंगे हम इनको? इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, या हम इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे हम इसकी एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही इसने एनर्जी पाई, ग्राउंड स्टेट का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? डी में। तो इस T2G1 EG0 से यदि T2G0 EG1 में डी ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो हम इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन ज्यादातर किस में होता है? जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी डी ट्रांजिशन होगा, और यदि डी ट्रांजिशन होगा तो वो कंपाउंड हमें कैसा नजर आएगा? रंगीन या कलरफुल। अब इस टाइटेनियम में जब इलेक्ट्रॉन EG1 में चला गया तो इस एक्साइटेड स्टेट से जो भी कलर नजर आएगा उसके कारण ये इसका कलर कौन सा नजर आता है? वॉयलेट। इसलिए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव हमें कैसा नजर आएगा? बैंगनी रंग का दिखाई देता है। रीजन? डी संक्रमण। T2G1 से EG0 इलेक्ट्रॉन पाकर, या कौन सी रीजन की एनर्जी ली उसने? विजिबल रीजन की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन को उसने अवशोषित किया। इसके कारण T2G1 का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? EG1 में। इसको हम क्या बोलते हैं? डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। किस कारण होता है? यदि उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल D1, D2, D3, D4, D5 में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द लीगेंट। D0 मतलब कोई भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि डी संक्रमण नहीं होगा तो ये कंपाउंड हमें कैसा नजर आएगा? कलरलेस। कैसा दिखाई देगा? कलरलेस। फॉर एग्जाम्पल स्काइंडियम +3 हमें कैसा नजर आता है? रंगहीन। सेकेंड D10 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है वो Zn2 पॉजिटिव, वो भी हमें कैसा नजर आएगा? कलरलेस। तो जिनके पास भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सब कंपाउंड हमें कैसे नजर आएंगे? कलरफुल। और ये कलरफुल नेचर किस पर डिपेंड करती है? डी संक्रमण। और डी संक्रमण किस पर डिपेंड करता है? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको हम किससे लिखते हैं? एन से।
एंड जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कलर उतना ही क्या दिखाई देगा, वो तुम्हें कलरफुल नजर आएगा। और Zn2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ये सब तुम्हारे कैसे होते हैं, कलरलेस, क्योंकि इसमें डी संक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब यदि लिगेंड सेम है, ज्योमेट्री सेम है, जिन मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D10-N है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, तो उनका रंग भी करीब करीब कैसा पाया जाता है, सेम होता है। तो फर्स्ट कलर का कारण क्या बताया मैम ने, डी ट्रांजिशन। सेकेंड कलर का कारण होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं MLCT या बोलते हैं LMCT। यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो जो हमें रंग होगा वो भी कैसा दिखाई देगा, गहरा। मतलब इसकी इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण इसकी इंटेंसिटी या रंगों की तीव्रता बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा मेटल आयन पर चार्ज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उस कंपाउंड का कलर उतना ही अधिक क्या होगा, गहरा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संक्रमण या ट्रांजिशन की संभावना मेटल आयन पे ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा होगा उसमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी और उसका रंग उतना ही गहरा होगा, चाहे उसका ट्रांजिशन या उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 5 पॉजिटिव, क्रोमियम 6 पॉजिटिव, मैग्नीज 7 पॉजिटिव। मेटल आयन पे धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है। 3 सबका विन्यास 3d0 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 3d0। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सब में 0 हैं, लेकिन इसका कलर होता है, ये होता है तुम्हारा कलरलेस। ये वेनेडियम हमारा ऑरेंज, ये हमारा येलो ऑरेंज होता है, और ये हमारा डार्क पर्पल दिखाई देता है। जैसे जैसे मेटल आयन पे चार्ज की मात्रा बढ़ती चली जाती है, मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी और उसका रंग उतना ही गहरा होगा। जो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है वो कैसा नजर आएगा तुम्हें, रंगहीन, लेकिन वेनेडियम 5 पॉजिटिव हमें ऑरेंज दिखता है। क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, 6 पॉजिटिव। कौन सा सॉल्ट है ये तुम्हारा, K2Cr2O7, कैसा होता है, ऑरेंज। रीजन, क्योंकि इसमें ये मेटल आयन 6 पॉजिटिव है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, किससे लेगा ये, LMCT के कारण इसका रंग हमें येलो ऑरेंज दिखाई देता है। जबकि KMnO4 में भी Mn+7 पर इलेक्ट्रॉन 3d0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी किससे लेगा, लिगेंड से। इसके कारण इसका रंग कैसा दिखाई देगा, डार्क पर्पल। तो कलर की तीव्रता गहरी होने का कारण क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें जितने भी ट्रांजिशन होंगे सारे अलाउड होते हैं। जो भी संक्रमण होगा मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल, सारे संक्रमण क्या होते हैं तुम्हारे, अलाउड या अनुमत होते हैं। डी ट्रांजिशन की तुलना में रंग की तीव्रता का कारण क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल पढ़ा, 2,2 बाइपिरिडीन रुथेनियम फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स हमारा ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। इसका रीजन, ये इसमें कौन सा ट्रांसफर होता है, MLCT, मतलब जिसमें मेटल तो हमारा कैसा रहता है, भरा हुआ, और लिगेंड के पास क्या होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लिगेंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी। कौन से लिगेंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज पाई लिगेंड। और कौन सा लिगेंड अपन ने यूज किया, 2,2 बाइपिरिडीन रुथेनियम। इस मेटल रुथेनियम के पास मेटल आयन पर D इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे रहे हैं, लिगेंड
टू टू बाइपिरिडिन को, इसके कारण का रंग ऑरेंज है। इस ऑरेंज का कलर का रीजन है MLCT। तो कलर के कारण दो ही हो सकते हैं, या तो DD संक्रमण या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और रंगों की तीव्रता भी सबसे ज्यादा किसके कारण होती है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। क्यों ज्यादा होती है तीव्रता? क्योंकि इसमें जितने भी ट्रांजिशन होंगे ऑल आर अलाउड, जबकि DD ट्रांजिशन में DD जी, इसकी सिमेट्री मैंने क्या बताई थी? जिरिड और जिरिड। इसमें कुछ ट्रांजिशन तो अलाउड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? फॉरबिडन। ये हम आगे यूनिट 3 में पढ़ेंगे।